Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी किताब के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे अनसुलझे मुद्दों पर बात करेंगे जिनका असर भारत पर भी गहरा पड़ता है। और हाँ, ये मुद्दे यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का फोकस रहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में यूएस डॉलर के दबदबे पर जो सवाल हैं, और हाँ, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंताएं क्यों बनी हुई हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों से जुड़े वो फैक्ट्स और एनालिसिस सामने रखें जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी हों। चलिए तो फिर शुरू करते हैं डब्ल्यूटीओ से। हाँ, तो डब्ल्यूटीओ अक्सर हम सुनते हैं कि इसकी बातचीत, खासकर वो दोहा राउंड, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे विकसित और विकासशील देशों के बीच गाड़ी कहीं फंस गई है। ये मुख्य मतभेद हैं कहाँ पर? देखो, इसी से जुड़ा एक सवाल 2013 यूपीएससी मेंस में आया भी था। अच्छा। हाँ, सवाल था कि ये बिल भारत में भूख और कुपोषण मिटाने की उम्मीद तो देता है, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें हैं और इसने डब्ल्यूटीओ में क्या चिंताएं पैदा की हैं। तो ये सवाल सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे भारत जैसे देशों की घरेलू जरूरतें, खासकर फूड सिक्योरिटी और डब्ल्यूटीओ के नियम, वो भी कृषि सब्सिडी वाले, वो आमने सामने आ जाते हैं। एग्जैक्टली। भारत का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ये सब हमारी जरूरतें हैं। पर डब्ल्यूटीओ में विकसित देश इन्हीं पॉलिसीज पर आपत्ति जताते हैं। क्यों? मामला एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का है। हाँ, इसमें वो एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, एएमएस, डी मिनिमिस रूल, मतलब सब्सिडी की एक लिमिट, और वो सब्सिडी के बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्स जिसकी इजाजत है। हाँ, ग्रीन बॉक्स अलाउड है, एम्बर बॉक्स जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मानी जाती है इसलिए लिमिटेड है, और फिर ब्लू बॉक्स भी है। इसके अलावा मार्केट एक्सेस पे भी तो बात अटकी है कि कौन कितना बाजार खोलेगा। और हाँ, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नामा में वो लेस देन फुल रेसिप्रोसिटी एलटीएफआर का सिद्धांत, मतलब विकासशील देशों से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ी कम रियायतें देंगे, इस पर भी असहमति है। और सेवाओं के व्यापार यानी गैट्स में मोड 4 जो लोगों की आवाजाही से जुड़ा है, प्रोफेशनल्स का मूवमेंट, उस पर भी दिक्कतें हैं। बिल्कुल सही। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स यहाँ जरूरी हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ 1995 में बना। हाँ, और इसका अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एओए सब्सिडीज को डिसिप्लिन करने की बात करता है। एम्बर बॉक्स ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, ग्रीन बॉक्स नहीं। और भारत का एनएफएसए 2013, ये कानूनी तौर पर देश की लगभग 67% आबादी को सस्ता अनाज देता है। हाँ, चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो, प्रति व्यक्ति 5 किलो हर महीने। और एफसीआई ये सब मैनेज करती है, बफर स्टॉक नॉर्म्स भी देखती है। और विकसित देश अक्सर भारत की एमएसपी और पीडीएस वाली सब्सिडी को एम्बर बॉक्स में गिनकर उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बहस सिर्फ नियमों की बारीकियों तक रहनी चाहिए? मतलब एक तरफ डब्ल्यूटीओ के नियम हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की फूड सिक्योरिटी और किसानों की लाइवलीहुड का सवाल है। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि विकासशील देशों के लिए ये सब्सिडी उनकी डेवलपमेंट नीड्स का हिस्सा है, शायद नियमों से भी ज्यादा जरूरी? बिल्कुल, और यही इस मुद्दे का क्रक्स है। ये एक बेहद जटिल संतुलन साधने की कोशिश है। भारत और दूसरे विकासशील देश यही तर्क देते हैं कि उनकी सब्सिडीज अनिवार्य हैं, उन्हें ग्रीन बॉक्स में गिनो या नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, जबकि विकसित देश उन्हें ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मानकर नियमों पर अड़े हैं। हाँ, और इसी खींचतान में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो 2001 में शुरू हुआ था, वो आज तक फंसा हुआ है। तो अगर हम इस डब्ल्यूटीओ वाले हिस्से को समराइज करें तो मेंस के लिए क्या मुख्य बातें हैं? मेरे ख्याल से पहला तो यही है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन और डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस जैसे खाद्य सुरक्षा, इनके बीच हमेशा एक टेंशन रहता है। ठीक है। दूसरा, विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि, नामा और गैट्स मोड 4 जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद हैं। और तीसरा, भारत के सामने चुनौती है कि वो अपनी खाद्य सुरक्षा नीतियों को डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स के साथ कैसे रिकंसाइल करे, कैसे संतुलन बनाए। और प्रीलिम्स के लिए
प्रीलिम्स के लिए WTO की बेसिक स्ट्रक्चर, मुख्य समझौते जैसे AOA, GATS, दोहा राउंड का बैकग्राउंड, सब्सिडी बॉक्सेस की परिभाषा और उदाहरण, NFSA 2013 के की फीचर्स, MSP, PDS, FCI के फंक्शंस, ये सब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो WTO की इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं। अगली वैश्विक पहेली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम और उसमें US डॉलर का दबदबा। हाँ, ये तो है। ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस ज्यादातर डॉलर में ही होता है, लेकिन क्या ये व्यवस्था स्टेबल है या ये खुद एक अनसुलझा मुद्दा है? देखिए, डॉलर के प्रभुत्व के फायदे तो हैं। लेन देन आसान होता है, ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच है। लेकिन नुकसान भी हैं, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं। हाँ, जब वो अर्थव्यवस्था में पैसा डालते हैं, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब अमेरिका ब्याज दरें बदलता है तो पैसा तेजी से भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में आता है या यहां से निकल जाता है, जिससे हमारे यहाँ काफी वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता पैदा हो सकती है। तो सवाल उठता है कि इसका विकल्प क्या है? IMF के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR की बात होती है, पर क्या ये डॉलर का रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बन सकता है? और इसी से जुड़ा है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मुद्दा। भारत ने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो अपना ली है। हाँ, ट्रेड, रेमिटेंसेस वगैरह के लिए रुपया कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब इन्वेस्टमेंट एसेट्स खरीदने बेचने के लिए रुपए को पूरी तरह कन्वर्टिबल बनाने, उसको लेकर भारत काफी सतर्क क्यों है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखो, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसने IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए और एक तरह से डॉलर आधारित व्यवस्था की नींव रखी। तब डॉलर सोने में कन्वर्टेबल था। हालांकि 1971 में अमेरिका ने ये डॉलर गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी खत्म कर दी, फिर भी डॉलर का दबदबा बना रहा। और SDR IMF ने 1969 में बनाया था। ये कोई करेंसी नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। अच्छा, इसकी वैल्यू दुनिया की कुछ प्रमुख मुद्राओं US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की एक बास्केट के आधार पर तय होती है। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में भी डॉलर ही सबसे ज्यादा है? हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा US डॉलर का ही है, हालांकि यूरो, पाउंड, येन और सोना भी होता है। कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो भारत ने करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 1994 में अपनाई। और कैपिटल अकाउंट पर धीरे धीरे क्यों? इसकी वजह है कैपिटल फ्लाइट का डर। अगर पूंजी बिना रोक टोक के आ जा सके तो किसी ग्लोबल क्राइसिस के समय या देश की इकोनॉमी में दिक्कत होने पर अचानक बहुत सारी पूंजी देश से बाहर जा सकती है, जिससे रुपया और अर्थव्यवस्था दोनों अस्थिर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए भारत मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है, जहां RBI जरूरत पड़ने पर इंटरवीन करके रुपए को स्टेबलाइज करता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, क्या SDR या कोई और मुद्रा जैसे यूरो या रेनमिनबी निकट भविष्य में डॉलर की जगह ले सकती है? मुश्किल सवाल है। अभी भी ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड, कमोडिटी प्राइसिंग जैसे तेल, देशों के फॉरेक्स रिजर्व्स सब डॉलर में ही हैं। US इकोनॉमी का साइज, उसकी फाइनेंशियल मार्केट्स की गहराई और एक तरह से दुनिया की आदत भी, हाँ, ये सब डॉलर को मजबूत बनाते हैं। SDR जिसकी अपनी जटिलताएं हैं और जो सीधे लेन देन में इस्तेमाल नहीं होता, क्या वो वाकई डॉलर का विकल्प बन पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वाकई ये सवाल तो बना हुआ है। मतलब डॉलर की बादशाहत को चैलेंज करना आसान नहीं लगता। तो इस पूरी चर्चा से UPSC एस्पिरेंट्स के लिए क्या निकल कर आता है मेंस के लिहाज से? मेंस के लिए देखें तो US डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के पक्ष विपक्ष में तर्क, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में सुधार की जरूरत और चुनौतियां, इसमें SDR जैसे विकल्पों की भूमिका भी शामिल है। और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, हाँ, CAC के फायदे नुकसान और भारत के कॉशियस अप्रोच के पीछे के कारण ये भी महत्वपूर्ण है। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स के लिए इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी का कॉन्सेप्ट, SDR क्या है, उसकी करेंसी बास्केट, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, करंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब, एक्सचेंज रेट रजीम्स के प्रकार, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट और भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब जानना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब वैश्विक पहेलियों की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। हाँ, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स का डूबना, वो सब एक बड़ा झटका था। उसने दिखाया कि दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम कितनी आपस में जुड़ी हुई और कितनी नाजुक, फ्रेजाइल हो सकती हैं। उस संकट के बाद कई सुधार हुए, जैसे बाज़ल नॉर्म्स को सख्त किया गया। लेकिन क्या अब हम कह सकते हैं कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता पूरी तरह सुनिश्चित हो गई है? शायद नहीं।
एक बड़ा सवाल जो आज भी कायम है वो है टू बिग टू फेल TBTF संस्थानों का। हाँ, ये इतने बड़े बैंक या वित्तीय संस्थान होते हैं कि अगर ये फेल हो जाएं तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। जैसे कोई बहुत बड़ा पुल गिर जाए तो ट्रैफिक ठप हो जाता है। बिल्कुल। भारत में RBI इन्हें डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स कहता है। तो सवाल है कि इनका रेगुलेशन कैसे हो और अलग अलग देशों के बीच फाइनेंशियल सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। क्या IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी मौजूदा संस्थाएं काफ़ी हैं? या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जैसे नए इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ज़रूरतों को शायद बेहतर समझ सकें? सही कहा। 2008 संकट की जड़ में अमेरिका में सब प्राइम मॉर्गेजेस थी, पर इसे ग्लोबल बनाने में बड़ा हाथ था अत्यधिक लेवरेज का। मतलब बैंकों ने उधार के पैसे पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले रखा था। हाँ, और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का भी, जिन्हें समझना ही मुश्किल था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के तहत बेज़ल कमिटी ने बैंकिंग नियमों को मजबूत किया, खासकर बेज़ल 3 नॉर्म्स लाए गए। इनका मकसद था बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट सुधारना और लेवरेज कम करना। भारत में जैसा आपने कहा, RBI ने SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को DSIBs के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इनके लिए एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा सख्त निगरानी है। और IMF में भी कोटा रिफॉर्म्स हुए हैं। हाँ, ताकि चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वोटिंग शेयर बढ़े, उनकी आवाज सुनी जाए। और NDB। हाँ, 2014 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाया, मुख्यालय शंघाई में। इसका मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना है। इसे अक्सर मौजूदा पश्चिमी देशों के दबदबे वाले संस्थानों के एक विकल्प के तौर पर भी देखा जाता है। पर यहाँ भी सवाल वही है, क्या ये सुधार पर्याप्त है? TBTF समस्या को मैनेज करने के लिए DSIBs रेगुलेशन जैसे कदम उठाए गए हैं, पर क्या ये जड़ से खत्म हो गई है? क्या गारंटी है कि अगला संकट नहीं आएगा? और दूसरी तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधारों के बावजूद क्या वे बदलती ग्लोबल इकोनॉमिक पावर इक्वेशंस के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं? या फिर NDB जैसे क्षेत्रीय बैंक बनना ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस का फ्रेगमेंटेशन का संकेत है? मतलब देश अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अलग रास्ते बना रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। क्या ये नए संस्थान मौजूदा व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं या उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये बहस तो चलती रहेगी। तो इस सेगमेंट से मेंस के लिए क्या टेकअवेज हैं? मेरे हिसाब से पहला तो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में आज भी क्या चुनौतियां हैं, जिसमें TBTF एक बड़ा मुद्दा है। ठीक। दूसरा, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका, उनकी रेलेवेंस और उनमें सुधारों की जरूरत। तीसरा, TBTF समस्या का एनालिसिस और इसके समाधान के प्रयासों का इवैल्यूएशन। और चौथा, NDB जैसे नए संस्थानों का उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या महत्व है और वैश्विक परिदृश्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए 2008 संकट के मुख्य कारण सब प्राइम, लेवरेज, बेज़ल नॉर्म्स, खासकर बेज़ल 3 के ऑब्जेक्टिव्स, DSIBs का कॉन्सेप्ट और भारत में पहचाने गए बैंक, IMF कोटा सुधारों में भारत की स्थिति और NDB की स्थापना, सदस्य, मुख्यालय और उद्देश्य। ये फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमने देखा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आज भी कई अनसुलझे मुद्दों से जूझ रही है। WTO में व्यापार नियमों पर गतिरोध हो, डॉलर के दबदबे से जुड़ी चिंताएं हो, या फिर पूरी वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाए रखने की चुनौती। हाँ, और ये मुद्दे सिर्फ ग्लोबल नहीं हैं, इनका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी नीतियों और हाँ, आम आदमी पर भी पड़ता है। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए इन जटिलताओं और इनके इंटरकनेक्शंस को समझना बेहद जरूरी है। ये मुद्दे साफ दिखाते हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स और डोमेस्टिक पॉलिसी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वैश्विक मंच पर जो होता है उसका असर राष्ट्रीय स्तर पर महसूस होता है और राष्ट्रीय नीतियां भी वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करती हैं। और सोचने वाली बात यह है, जिसे हम अपने लिसनर के लिए एक फूड फॉर थॉट के रूप में छोड़ सकते हैं। इन तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं और अनसुलझे मुद्दों के बीच भारत अपना रास्ता कैसे बना सकता है? कैसे भारत एक तरफ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ग्लोबल रूल्स और इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बने, और दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय हितों, खासकर अपनी जनता की विकास जरूरतों और खाद्य सुरक्षा जैसी प्रायोरिटीज को भी सुरक्षित रखे। ये संतुलन साधना ही शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर है। बिल्कुल।
इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक तक जुड़े रहिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.